नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल। आप देख रहे हैं राजपथ। मेरे साथ आज मौजूद हैं कांग्रेस उत्तर प्रदेश के माइनॉरिटी स्टेट प्रेसिडेंट शाहनवाज आलम। इनसे हम बात करने वाले हैं इस समय जो जुडिशरी के हालात हैं इस देश में और किस प्रकार के निर्णय जुडिशरी से लिए जा रहे हैं, किस प्रकार के मसले जो मामले वहां पर सुने जा रहे हैं उसको लेकर। आज की एक खबर है शाहनवाज जी कि सुप्रीम कोर्ट में एक मामला गया है जिस पर सुनवाई होगी। 7 जजों की एक बेंच जो है उस पर सुनवाई करेगी। मामला ये है कि जो SC ST को मिलने वाला आरक्षण है उसको अब सब कैटेगराइज किया जाएगा, मतलब उसको सुन रहे हैं और कहा जा रहा है कि SC ST वर्ग में जिनको आरक्षण की जरूरत नहीं है उनको आरक्षण ना दिया जाए, इनको जरूरत है उनको दिया जाए। एक तरीके से OBC में जैसे क्रीमी क्लियर और नॉन क्रीमी क्लियर है उस तरीके का प्रावधान SC ST आरक्षण में भी लाने की बात की जा रही है और सुप्रीम कोर्ट इस मामले को सुन रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जब भी सत्ता आई है आरक्षण को किसी भी तरीके से चैलेंज करने की याचिकाएं अगर पड़ी हैं तो उनको स्वीकार किया गया है और इसका प्रोत्साहन ऐसे तत्वों को मिला था। भारतीय जनता पार्टी की जो अटल बिहारी वाली सरकार थी उसमें उसने डिसीजन लिया था संविधान को रिव्यू करने का, संविधान की समीक्षा करने के लिए एक आयोग भी बनाया गया था जी, जस्टिस वेंकट चलैया के नेतृत्व में। जस्टिस वेंकट चलैया के नेतृत्व में जब ये आयोग बना तो उस समय ही ये तय हो गया था कि धीरे धीरे जुडिशरी के रास्ते से इस तरह की चीजें करने की कोशिश होगी। तो ये कोई नई चीज नहीं है, ये बहुत ही राजनीति से प्रेरित लोग हैं जो इस तरह की चीजें करते हैं। जुडिशरी का एक हिस्सा ऐसा है जो बैठा रहता है, इस तरह के अपने ही लोगों से वो प्ली डलवाता है, याचिका डलवाता है, फिर उसमें वो सुनवाई भी करता है। मतलब आपको क्या लगता है, जैसे वो तर्क दिया जा रहा है कि जो लोग SC ST आरक्षण का लाभ लेते हैं और लाभ लेकर वो उच्च पदों पर पहुंच चुके हैं, IAS PCS अधिकारी तमाम जगहों पर जा चुके हैं, आगे उनको और उनके परिवार को आरक्षण नहीं लेना चाहिए, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी उस तरह का समाज बनाए रखना चाहती है जो आजादी से पहले था। आरक्षण से इनको क्यों दिक्कत होता है? जैसे भले कहने के लिए राम मंदिर 370 या यूनिफॉर्म सिविल कोड इनका एक इशू रहा है जो ये डॉक्यूमेंटाइज करते रहे, लिखते रहे, लेकिन हम लोग जब छात्र राजनीति में थे, जितने भी भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर लोग थे उनका ये तर्क होता था कि आरक्षण नहीं होना चाहिए। उनका ये कहना था कि आरक्षण होने से पुराना जो सिस्टम था वो ध्वस्त हो गया। भारतीय जनता पार्टी पुराने ऑर्डर को, जो पुराना सामाजिक व्यवस्था था उसको लाना चाहती है। उसको इसीलिए हमेशा से आरक्षण से दिक्कत रही है, लेकिन दलित समाज में, पिछड़े समाज में इतनी जागरूकता है कि वो उसको खुल करके नहीं कह सकते। लेकिन एक तर्क गढ़ा जाता है। आपको याद होगा जब 90s में पिछड़ों की, दलितों की राजनीति का उभार हुआ जी, तो उस समय ये तो कह नहीं सकते थे कि हम दलित पिछड़ा विरोधी पोजीशन तो बीजेपी ले नहीं सकती थी। उस समय एक नैरेटिव गढ़ा गया कि जो जाति की राजनीति है इसकी वजह से विकास नहीं हो पाता। जी बिल्कुल, है ना। वो जाति की राजनीति नहीं थी, वो बेसिकली जातियों का राजनीतिकरण था। ठीक है, अब कोई भी पार्टी इस देश में अगर राजनीति कर रही है, चाहे वो खुले मनुवादी एजेंडा वाली भी होगी, वो आबादी इतनी ज्यादा है पिछड़ों दलितों की, उसको लेना उनकी मजबूरी है। इसीलिए डायरेक्टली कभी घोषणा पत्र में 370 या बाबरी मस्जिद या यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरह उसको कभी लिखा नहीं, लेकिन हर संघी को पता है कि अगर हम सत्ता में आ जाते हैं तो हमको आरक्षण को किसी न किसी तरीके से कमजोर करना है। इस समय के जो CGI हैं, DY चंद्रचूड़, उनकी छवि जो मीडिया में बनी है वो दिखाया जाता है कि वो सत्ता विरोधी है, सत्ता के खिलाफ निर्णय लेते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि जुडिशरी और सरकार जो के बीच में जो दायरा रहना चाहिए था, क्योंकि जुडिशरी का काम है निगरानी करना कि सब लोग सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, इस समय क्या वो बचा है? देखिए, मीडिया का एक सेक्शन जो सवर्ण मीडिया है, कारपोरेट मीडिया है, उसने इस तरह की भले एक इमेज बनाने की कोशिश की, लेकिन अपने व्यवहार से खुद चीफ जस्टिस साहब ने ये बता दिया है कि उनके बारे में इस तरह की जो धारणाएं बनाई गई थी वो ठीक उसी तरह है जैसे मोदी के विकास को लेकर के बनाई गई। आप इनके किसी भी जजमेंट को देख लीजिए, ठीक है, आपको वो चीजें दिख जाएंगी। आप
ये आश्चर्य की बात है कि दो बड़े जजों ने, जस्टिस रोहिंटन नरीमन साहब ने जो एक बड़े कानूनविद हैं, जी, जस्टिस लोकुर ने जो सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं, इन सब लोगों ने मौजूदा चीफ जस्टिस के 4 फैसलों पे सवाल उठाए जो वाइडली पब्लिश्ड है, मीडिया में है, तमाम जगह है। जस्टिस रोहिंटन नरीमन साहब ने मीडिया के ऊपर बढ़ते हमलों की बात की, जो गैर भाजपा शासित राज्य हैं वहां गवर्नर्स की भूमिका पर बात की, 370 पे बात की, बाबरी मस्जिद के मुद्दे पे बात की। पूरा देश ये सोच रहा था कि ये जो संगीन आरोप उन्होंने लगाए हैं हमारे चीफ जस्टिस साहब किसी सेमिनार के बहाने, किसी वक्तव्य के बहाने इसका स्पष्टीकरण देंगे, लेकिन उन्होंने एक लाइन में स्पष्ट कह दिया कि उनके ऊपर जो भी सवाल उठ रहे हैं उसका कोई जवाब नहीं। एक तरह से उन्होंने अपनी जवाबदेही से अपने को दूर कर लिया। अच्छा, ठीक है। अल्पसंख्यक कांग्रेस उत्तर प्रदेश में एक वाहिद ऐसा संगठन होगा जो पिछले 4 सालों में सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ज्ञापन भेजता है। प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट, जिसमें स्पष्ट तौर पे कहा गया है कि 1947 15 अगस्त के दिन तक जो भी कैरेक्टर है किसी मंदिर का, मस्जिद का, गुरुद्वारे का, चर्च का, उसमें कोई बदलाव नहीं। उसके क्लॉज 3 में यह भी कहा गया है कि इसको चैलेंज करने वाली कोई भी याचिका, कोई भी प्ली किसी अथॉरिटी में, किसी ट्रिब्यूनल में, किसी कोर्ट में स्वीकार नहीं हो सकती। लेकिन उसके बाद भी फैसले आ रहे हैं, उसके बाद भी हो रहा है ना। आप देखिए, असलम बूरा बनाम भारत सरकार का मुकदमा था 1997 का, उसके जजमेंट में स्पष्ट कहा गया था कि काशी और मथुरा में यथास्थिति रहनी चाहिए, और एक लाइन और जोड़ा गया था कि कोई भी अधीनस्थ अदालत इसके खिलाफ फैसला नहीं सुना सकती। लेकिन हम क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं कि निचली अदालतें लगातार सुप्रीम कोर्ट के और पार्लियामेंट में बनाए गए इस कानून के खिलाफ फैसले दे रही। अभी जो ज्ञानवापी में जो सर्वे बड़ा चर्चा में, ये बहुत शर्मनाक है। हाई कोर्ट में सर्वे के आदेश पर स्टे है, रोक है, और बनारस की निचली अदालत ने सर्वे का आदेश दे दिया। ये कुछ ऐसे ही है कि जो ऊपरी अदालत की बात निचली अदालत नहीं मानी। ये कुछ वैसे ही है जैसे एसपी ने किसी चीज की कोई बात कही और दरोगा ठीक उसके खिलाफ जा रहा है। अमूमन क्या होता है ब्यूरोक्रेसी में, अगर ऐसा कुछ होता है तो एसपी साहब दरोगा को लाइन हाजिर कर देते हैं। लेकिन हम लोग देख रहे हैं प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट की लगातार खिलाफवर्जी हो रही है और सुप्रीम कोर्ट इस पे चुप है। ये अपने आप तो हो नहीं रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है सुप्रीम कोर्ट भी जो है वो सरकार की, बिल्कुल, ये तो अब सब लोग कहने लगे हैं। जो बात हम लोग आज से 4 साल पहले ज्ञापन के माध्यम से कहते थे, अब तो सब वो कहने लगे हैं। अब देखिए, मणिपुर में हिंसा हो रही है। मणिपुर में हिंसा क्यों हुई? वहां के जो एक्टिंग चीफ जस्टिस थे मणिपुर हाई कोर्ट के, उन्होंने एक फैसला सुनाया कि मैतेई कम्युनिटी के लोगों को एसटी के दर्जा दिया जाए, राज्य सरकार इसकी पहल करे, जबकि यह अधिकार राष्ट्रपति को है। बिल्कुल। उसके बाद कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट में चंद्रचूड़ साहब ने बहुत सख्त लाइन ली कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के खिलाफ फैसला देने वाले जज के खिलाफ हम अनुशासन की कार्रवाई करें। उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, उन्होंने ज्ञापन भी दिया। तो आज मणिपुर जल रहा है, अगर वो तो चंद्रचूड़ उसके जिम्मेदार हैं। आपने बड़ी बात कही है। हाँ, ये कॉमन बात है, ये सारे लोग कह रहे हैं। इनके साथ के जो जजेज रहे हैं उनके इंटरव्यू सुन लीजिए, वो इस बात को कह रहे हैं। अभी एक और मामला था, जो मुख्यमंत्री थे झारखंड के हेमंत सोरेन, वो उनको ईडी ने गिरफ्तार किया। वो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट से उनको कहा गया कि आप डायरेक्ट यहाँ पर कैसे आ गए, आप निचली अदालत में जाइए। इससे पहले एक मामला आया था, एक रिपब्लिक भारत टीवी के जो संपादक थे अर्णब गोस्वामी, वो हाईकोर्ट में फैसला चलने के साथ साथ ही डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए।
जिसमें कि वहां की सरकार ने कहा कि आप इस पर फैसला नहीं दे सकते, मामला भी चल रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनको रातों रात बेल दे दी। तो ये दुराहत जो मैं आपको बता रहा हूं, बाबा साहब अंबेडकर से पूछा गया और उन्होंने इस बात को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट के बाद, जो पार्लियामेंट में जब ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बन गया, तब उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर एक भाषण में कहा कि अगर मुझसे पूछा जाए कि संविधान में सबसे इंपॉर्टेंट क्लॉज क्या है, अनुच्छेद क्या है, जिसकी हम कह सकते हैं कि आत्मा है, वो है आर्टिकल 32। बिल्कुल। आर्टिकल 32 क्या कहता है? आर्टिकल 32 ये कहता है कि कोई भी आदमी अपने इस तरह के मामले में सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। मणिपुर के मामले में भी लोग सीधे सुप्रीम कोर्ट गए थे, लेकिन वहां भी कोर्ट ने कहा कि अब जाइए। ठीक है जी। यहां हम क्या देख रहे हैं? नुपुर शर्मा को रातों रात राहत मिलती है, वो अनुच्छेद 32 के तहत गई, रिपब्लिक वाला 32 के तहत गया, लेकिन एक राज्य का चुना हुआ मुख्यमंत्री अगर जा रहा है तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि पहले आप हाई कोर्ट जाइए। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल फैसला है। इस तरह के फैसलों पे तो जजों का इंपीचमेंट हो जाना चाहिए। हमारे जो चीफ जस्टिस साहब हैं, कुछ दिनों पहले अमेरिका गए थे, वहां भारतीय समुदाय के लोगों ने कह दिया कि आपके यहां तमिलनाडु चेन्नई हाई कोर्ट में गौरी विक्टोरिया नाम की एक महिला को जज बना दिया गया है। तो बहुत शर्मनाक बात है। गौरी विक्टोरिया भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की नेता थी और दलितों, ईसाइयों, मुसलमानों के खिलाफ हेट स्पीच करती थी। उसके यूट्यूब पे इस तरह के हेट स्पीचेस उसने डाल रखे थे, लेकिन उसको जज बना दिया गया और उस लड़की ने यूट्यूब से अपने तमाम वीडियोस डिलीट कर दी। यानी वो भी मानती थी कि हमने गलत किया, तो इसका, लेकिन चीफ जस्टिस ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन हमारे यहाँ जजों को चुनने की प्रक्रिया तो कोई है नहीं, पेपर तो होते कोलिजियम से आते हैं। और ये ऐसा तो है नहीं कि आज के समय में बनी, तमाम कांग्रेस के समय से बनती चली आ रही है ये प्रणाली जो है। तो ये फिर ये कैसे, ये जो समस्या है कैसे? पूरा सिस्टम तो कांग्रेस के जमाने से चला आ रहा है, वही डेमोक्रेसी है, वही चुनाव है, लेकिन रिगिंग ये कर रहे हैं, बदमाशी ये कर रहे हैं। वही मीडिया थी जो सरकार से सवाल पूछती थी, वही मीडिया है जो विपक्ष को घेर रही है। तो संस्थाएं तो ही हैं, इन्होंने संस्थाओं के कैरेक्टर को बदला है। जैसा कि हमारे नेता माननीय राहुल गांधी कहते हैं कि इन्होंने संस्थाओं पे आरएसएस के लोगों को बैठा करके कब्जा कर लिया। ठीक है, तो ये चीजें इस दिशा में जा रही हैं। चीफ जस्टिस साहब ने कभी बयान दिया, अभी वो कहीं मंदिर में गए थे जी, उन्होंने कहा कि ये जो भगवा ध्वज लहरा रहा है मंदिर में, ये पूरे देश को जोड़ता है और मैं गांधी जी से प्रेरित होकर के देश को घूम रहा हूं, देख रहा हूं। अल्पसंख्यक कांग्रेस ने हर जिले से उनके तथ्यों को खारिज करते हुए ऐतिहासिक रोशनी में उनको ज्ञापन भेजा कि आपका जो बयान है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आज तक किसी भी इस देश के चीफ जस्टिस ने, और तमाम लोग उसमें रिलीजियस रहे हैं, किसी ने भी अपने आस्था का सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं किया। गांधी जी के बारे में कहा कि गांधी जी कहीं मंदिर नहीं गए थे। गांधी जी जब अफ्रीका से लौटे, गोखले ने कहा कि जाइए देश घूमिए, तो देश घूम रहे थे। वो एक बार सार्वजनिक तौर पे मंदिर में गए 1946 में दक्षिण भारत के एक मंदिर में, जब उस मंदिर ने दलितों का प्रवेश स्वीकार कर लिया कि वहां से। ये बयान क्या है, किस तरह, किस कलर का कपड़ा पहन करके गया, उन्होंने फोटो खिंचवाए। अभी एक कनक्लेव में मोदी जी के साथ उनका फोटो छपा है। ये क्या है? ऐसा तो पहले कभी नहीं होता था। और अब तो लोग ये कहने लगे हैं कि बाबरी मस्जिद का जो फैसला था वो एक अद्भुत फैसला है जिसपे जजों ने साइन नहीं किया है। वो एक ऐसा फैसला है, जब कुछ जजमेंट आता है तो उस पर जज अपना साइन करता है। वो एक ऐसा जजमेंट है किसी ने नाम ही नहीं लिखा। लेकिन अब लोग कह रहे हैं कि जिस तरह से हमारे चंद्रचूड़ जी का व्यवहार है, लोग मान गए कि यही लिखे होंगे।
सुप्रीम कोर्ट में इस स्तर पे बातचीत हो रही है। अभी मैं किसी लॉयर का, सीनियर लॉयर का एक इंटरव्यू सुन रहा था। उन्होंने इस बात को कहा कि जिस तरह गोदी मीडिया की बात होती है, उसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट में 2 जज हैं जिनको कहा जाता है कि ये गोदी जज है, और सरकार से जुड़े हुए जितने भी अहम मुद्दे हैं वो उन्हीं तक भेज दिया जाता है। कौन है वो, आप बता सकते हैं? बता सकते हैं, उन्होंने तो खुद नाम बताया, जस्टिस खन्ना और जस्टिस बेला त्रिवेदी का। ये तो प्रशांत भूषण ने भी बताया है, उनका एक इंटरव्यू सुन लीजिए सत्य हिंदी पे। ठीक है, तो इस लेवल पे चीजें ले जाई जा रही, कोशिश की जा रही है कि जुडिशरी का इतना राजनीतिकरण कर दिया जाए कि लोग वहां तक पहुंचने की बात ही सोचना बंद कर। अभी हाल ही में राहुल गांधी ने एक बयान दिया है कि आरक्षण की उसके ऊपर जो सीमा है 50% से हटाकर बढ़ा दी जाएगी अगर उनकी सरकार आती है। ये बात कही जा रही है चुनाव से पहले, लेकिन इससे पहले अगर हम कांग्रेस का रिप्रेजेंटेशन देखें जो दलितों पिछड़ों को देती है टिकट आवंटन में या तमाम चीजों में, वो नजर नहीं आता। तेलंगाना एक ऐसा राज्य है जहां पर 66% पिछड़े हैं, लेकिन वहां पर एक स्वर्ण को मुख्यमंत्री बनाना। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री बनाया। मनमोहन सिंह जी की आबादी कितनी होगी जिस कम्युनिटी से आते? मुश्किल से 1%। लेकिन हम कह सकते हैं कि पिछले 30 सालों में उनसे बेहतरीन प्रशासक, जिसने लोगों को एम्पावर किया, अधिकार दे दिया कि 10 रुपए में आप प्रधानमंत्री से पूछ सकते हैं कि कल आप पे कितना पैसा खर्चा हुआ। उन्होंने लोगों को एम्पावर किया अपनी काबिलियत के आधार पे। उन्होंने रेवंत रेड्डी जी की जो सांगठनिक क्षमता है, भारत जोड़ो यात्रा में मैं राहुल गांधी जी के साथ कन्याकुमारी से कश्मीर तक चला हूं, मैंने उनकी सांगठनिक क्षमता देखी, सबको साथ लेकर के चलने की सलाहियत है, इसलिए वजह से बने। हम किसी सरकार का आकलन कैसे करें? भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़े के नाम पे को बना दिया है पीएम। वो क्या कर रहा है? वो सारे पिछड़ों के अधिकार खत्म कर रहा है। कोई कह सकता है कि रिप्रेजेंटेशन तो दे दिया, रिप्रेजेंटेशन तो वो दे रहे हैं ना, लेकिन आदिवासी राष्ट्रपति बना दिए, मोहन यादव जो है वो मुख्यमंत्री बना दिए। लेकिन आदिवासी राष्ट्रपति जब बन गए या आदिवासी एक मुख्यमंत्री बना दिया, तो वहां क्या आदिवासियों के साथ क्या हो रहा है? अडानी जी, अंबानी जी उनका खनिज छीनने जा रहे हैं, तो उनका दमन किया जा रहा है, और उसी राज्य में राष्ट्रपति जी को बुला करके सम्मानित कर दिया जा रहा है। लेकिन भाजपा तो कहती है तो विकास है। विकास तो 2 लोगों का है, नहीं थोड़े बता रही है किसका किसका है। 138 करोड़ लोगों का है कि 2 लोगों का? ही तो नहीं बोल रही, तो चुप हो जा रहा है। वो तो बोल रहे हैं विकास है, कोई पूछे तो बताएंगे ईमानदारी से वो लोग कि 2 लोगों का। तो ये रिप्रेजेंटेशन तो देते हैं। तो आप लोग को भी आरोप लगा, जब आपकी सरकार थी तो आपने अपने लोगों को प्रमोट किया। देखिए, हमारे जमाने में कांग्रेस की सरकार में जुडिशरी में कूलिंग पीरियड का नियम था कि अगर आप जज हैं, रिटायर हो गए हैं, तो 3 साल 2.5 साल तक आपको कुछ नहीं बनाया जाएगा। यहां क्या है? अभी जो ज्ञानवापी पे जो जजमेंट आया है, आखिरी दिन उन्होंने जजमेंट दिया है, अब वो रिटायर हो गए, अब सभासद बनेंगे कि गवर्नर बनेंगे कोई नहीं जानता। इतना इंस्टीट्यूशंस का स्तर इतना गिरा दिया गया। देखिए, बेसिकली इस समय क्या चल रहा है, एक आदमी है अश्वनी उपाध्याय, भारतीय जनता पार्टी के वो नेता है जी। वो जो भी उस जुडिशरी के सबसे दुलरुआ याचिका करता है, भाजपा के नेता है, वो जो भी याचिका डालते हैं उसको स्वीकार करते हैं, चाहे वो प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट का हो, चाहे प्रियम्बल, जो हमारा प्रियम्बल है उसमें समाजवाद और सेकुलर शब्द जो है उसको हटाने की याचिका पड़ती है, स्वीकार हो जाता है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने सबसे बड़े संविधान पीठ का फैसला दिया है, 13 जजों की पीठ ने, केशवानंद भारती बनाम भारत सरकार में, कि प्रियम्बल में यानी प्रस्तावना में कोई बदलाव नहीं, उसको चैलेंज करने वाली याचिका स्वीकार हो जाती है। ठीक है, बाबरी मस्जिद का फैसला चाहे जैसा था, आस्था के आधार पर था, उसमें भी यह कहा गया है कि जो प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट है ये संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को मजबूत करता है, यानी एक तरह से वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। लेकिन निचली अदालतें उसके खिलाफ जा रही है। इसका मतलब आप बेसिक स्ट्रक्चर को ही बदलना चाहते हैं, और ये सच्चाई है। जो उपराष्ट्रपति महोदय हैं, उन्होंने पिछले दिनों ये बयान दिया है कि
बेसिक स्ट्रक्चर का जो डॉक्ट्रिन है, जो सिद्धांत है कि इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता, इस पे हमको पुनर्विचार करना चाहिए। तो ये तमाम इश्यूज ऐसे हैं जिससे आप कह सकते हैं कि जुडिशरी का एक बड़ा हिस्सा उस एजेंडे की तरफ बढ़ा। आप देखिए, प्रधानमंत्री का आर्थिक सलाहकार विवेक देबरॉय अपने नाम और पद के साथ एक लेख लिखता है 15 अगस्त को कि संविधान बदल देना चाहिए। जुडिशरी जो लोकतंत्र की, कॉन्स्टिट्यूशन की संरक्षक है, उसको तो पूछना चाहिए था। हमारे माइनॉरिटी कांग्रेस उत्तर प्रदेश ने हर जिले से ज्ञापन दिया कि आप क्यों नहीं पूछ रहे हैं उससे, आप क्यों नहीं तलब कर रहे हैं उनको जी। ये सब जो हम बात करें, और जो अभी आपने बात शुरू की आरक्षण वाली, तो एक बात हमेशा याद रखिए, बाबा साहब ने संविधान सभा में बहुत लड़ाई लड़के एक ये नियम बनाया था कि दलितों के खिलाफ कोई भी अगर हिंसा होती है तो उसकी सीधी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी, पार्लियामेंट में होगी। विधानसभाओं में उतनी दलित उत्पीड़न पे बात नहीं होती जितनी सदन में होती है, और ये बाबा साहब की देन है। आर्टिकल 32 उनका देन है। आज आर्टिकल 32 कहां पड़ा है, कहां करा रहा है, किसी को मालूम भी है जी। तो ये पूरी एक कोशिश है, जुडिशरी का एक हिस्सा ऐसा है जिसको मैनेज किया गया है। एक साहब के लिए तो नियम बदल दिया गया, वो अडानी अंबानी को बहुत लाभ पहुंचाए थे। हम गए थे एक मामले में ज्ञापन देने, NHRC उसके वो हेड है। हमने पूछ दिया उनसे, आप चीफ जस्टिस तो नहीं रहे हैं, क्योंकि NHRC का हेड बनने के लिए अनिवार्य है कि आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हो। अच्छा, शर्मिंदा हुए, बताया कि हम तो नहीं रहे, हम तो जानते थे, इसलिए हमने पूछा जी। उनके लिए नियम इसलिए बदल दिया गया क्योंकि जब वो राजस्थान में और जगह जगह थे तो अडानी अंबानी के पक्ष में फैसले सुना। तो अभी भारत में जो चीजें चल रही हैं बेसिकली जुडिशरी के जरिए चल रही। जुडिशरी के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन पे कब्जा करके, कॉन्स्टिट्यूशनल जो हमारे इदारे हैं, संस्थान हैं, उस पर कब्जा करके ये शासन कर रहे, इसलिए एक डिफेक्टो सरकार है। लीगल भाषा में बात करेंगे तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल सरकार है जी। कॉन्स्टिट्यूशन की बात कहां मानी जाती जी। शाहनवाज आलम हमारे साथ थे, उन्होंने बताया किस प्रकार से जुडिशरी की मदद से सरकार जो है वो उस देश में मोनार्की स्थापित करना चाहती है, और जुडिशरी के जरिए जो संवैधानिक अधिकार दलित, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को दिए गए हैं उनको छीनने की, लूटने की कोशिश की जा रही है। अब देखना यह है कि जिस प्रकार से ये मामला जो आज सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, वो मामला जिसमें जो SC/ST आरक्षण है, जिसको सब कैटेगराइज करने की बात की जा रही है, उसको लेकर फैसला क्या आता है। पूरे देश में इसके खिलाफ रोष है। तमाम जो पक्षधर हैं SC/ST आरक्षण के, वो इसके खिलाफ लिख रहे हैं, और शाहनवाज आलम ने भी तमाम इसी मुद्दे पर बात की। आपको ये बातचीत कैसी लगी हमें लिखकर जरूर बताइएगा, और देखते रहिएगा राजपथ।